नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करेंगे। अजय केडिया है हमारे साथ, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही हमारे साथ अनिल बैनर्जी साहब हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से, और आगे प्रफुल्ल विठलानी होंगे, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशंस के। उनसे हम शुगर मार्केट का हाल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात गोल्ड की करते हैं। गोल्ड ने आज फिर से नया हाई बनाया है। घरेलू बाजार का जो नया रिकॉर्ड है 88,499 का, $3,025 के पार अब निकल चुका है। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर 3,015 के ऊपर स्पॉट गोल्ड का भी भाव है। लगातार ये तेज़ी चल रही है, 15% से ज़्यादा की तेज़ी इस साल आ चुकी है। कॉमेक्स गोल्ड में तो पिछले एक साल में 39% तक की मजबूती दिखी है। अनिल बैनर्जी साहब, क्या लग रहा है गोल्ड की ये रैली, कितना रिस्क है अब इस खरीदारी में? नमस्कार सर। देखिए, गोल्ड में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो हो आपका सेंट्रल बैंक का गोल्ड बाइंग बिकॉज ऑफ ये डी डॉलराइजेशन हो, या डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम द डॉलर, या जो अनसर्टिनिटी है ऑन ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इसके वजह से जो फिजिकल डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो काफी हद तक स्ट्रांग है, और वो आगे के दिनों में भी स्ट्रांग रहने का एक्सपेक्टेशन है। तो इसके लिए हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है, गोल्ड धीरे धीरे 3,050 $3,070 तक भी ऊपर में जा सकता है। बट फिलहाल 3,000 के आसपास एक कंसोलिडेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबॉट है। आप बताइए केडिया जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड में? यहां से और कितनी तेजी आपको और दिखती है? नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार सर। देखिए, फंडामेंटल की अगर बात करें तो 2022, 23, 24 में जो फंडामेंटल थे वही हम 2025 में कैरी कर रहे हैं। ऊपर से हम और नए एड ऑन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम देख रहे हैं कि सीज फायर मिडिल ईस्ट में जनवरी में हमने देखा हो गया था, बट अब जिस दिन से वापस वहां पे एस्केलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया, यूएस और ईरान के बीच में कंसर्न स्टार्ट हो चुका है। इस बीच में न्यूज ये भी आती है कि ईरान गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहा है, सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट थी वहां पे कोई भी उठाव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है 104 के नीचे। तो आई थिंक जो टारगेट्स हमने $3,000 का एक लिया था कि 2025 में दिख जाएगा, वो हमने पहले 2 महीने में ही देख लिया है। तो एज ऑफ नाउ कोई भी ये जो इवेंट्स की बात की, ईटीएफ में कंटिन्यू हम बाइंग देख रहे हैं, इक्विटी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो यहाँ पे अब तक कोई डाइल्यूशन हुआ ही नहीं है। तो आई थिंक मार्केट में वैसा देखा जाए, और अगर हम एक्सटेंड करते हैं इस रैली को, तो मुझे लगता है 3150 से 3200 के रेंज में, या डोमेस्टिक में 92,000 तक की रैली दिख सकते हैं। बिकॉज जितने भी ये ट्रिगर्स मैंने बताए हैं वो इतने बड़े ट्रिगर्स हैं जो प्राइजेस को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। कल हम फेड से अपडेट आते हुए देखेंगे। हालांकि उस बैठक में कोई रेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट उम्मीद है कि 2 रेट कट 2025 में कायम रहेगी, जो सोने को फिर से सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी मार्केट में। सेंटीमेंट भी एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है। हाँ, $150 की तेजी हमने नीचे से देख चुके हैं 2840 से, अब हम 3,000 के ऊपर है, तो उसकी वजह से लगने लग गया है कि थोड़ा ओवरबॉट है, करेक्शन कर ले। बट आई थिंक जो सेंटीमेंट्स है एक महीने की कंसोलिडेशन के बाद बहुत ही पॉजिटिव। आज इंटरडे के लिहाज से अगर बात करूं तो मुझे लगता है 88, 100, 150 इज गुड टू बाय, या करंट लेवल पे भी अगर आप ऐड करते हो तो अपसाइड 88, 600 का लेवल इमीडिएटली है, बट मुझे लगता है 89 का लेवल अगले 2 सेशन में अचीव कर सकता है। ओके, तो 2 सेशन में 89 के लेवल भी दिख सकते हैं। मानव मोदी जी, आप लोग अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दे रहे हैं? उन लोगों के क्या रिएक्शन है इस तेजी के बाद? और अब तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिस तरह की एक तरफा रैली चल रही है। क्या आपके पास क्या अपडेट है गोल्ड से जुड़े हुए सर अब? जी विश्वनाथ जी, मेरे ख्याल से केडिया जी से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल तेजी है, जिस तरह से सपोर्ट है, नीचे गिरने के कोई ऐसे कारण बन नहीं रहे हैं। अभी भी वही तेजी, वही फैक्टर्स जो इतने हम समय से देख रहे थे। बहुत सारे लोगों को अब वो मिस आउट फीलिंग डेफिनेटली ये लेवल पे भी हो रही है कि शायद नीचे में ले लेते तो बेटर होती। बट मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी गोल्ड में जिस हिसाब से स्टोरी बन रही है, सोने में काफी बेहतर है।
बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए, रखनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड की वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा अगर डिप मिलता है तो बेहतर होगा। जैसे फंडामेंटल की बात की, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक नंबर्स भी बहुत अच्छे यार। अगर हम देखें रिटेल सेल्स कल का थोड़ा बेटर देन एक्सपेक्टेड था, लेकिन पिछले हफ्ते में इन्फ्लेशन नंबर्स काफी नीचे थे, सपोर्टिव थे गोल्ड सिल्वर के लिए। तो फेड रिलेटेड 2 रेट कट तो बिल्कुल डिस्काउंट हो चुके हैं। इस स्टांस में अगर कोई चेंज होता है कल के सेशन में, क्योंकि कल इन्फ्लेशन और ग्रोथ के फोरकास्ट नंबर भी हमें दिखेंगे फेड की तरफ से, तो उस नंबर में और स्टांस में कुछ चेंज होता है तो बिल्कुल गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा असर हमें आता हुआ दिखेगा। इंट्राडे सेशन में मेरे ख्याल से 88,300 के आसपास बिल्कुल हम बाय कर सकते हैं। 88,000 का स्टॉप और 88,800 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। लंबा अगर व्यू ले, बिल्कुल 3,050 $3,100 तक के एक जो टारगेट लेवल्स है वो बिल्कुल एक हम आता हुआ देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है ऑन द लॉन्गर हॉराइजन, जो 91,592 के आसपास बनते हैं यूएसडी INR को लेते हैं। तो 91,500 92,000 घरेलू बाजार में $3,100 आप कॉमिक्स में देख रहे हैं। चांदी की बात करते हैं, चांदी भी आज अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रही है। घरेलू बाजार में रिकॉर्ड स्तरों के पास ही है, 1,01,000 रुपए के ऊपर। बैनर्जी सर, आप बताएं चांदी में क्या करें इन लेवल्स पे? चांदी क्योंकि गोल्ड और आपका जो कॉपर का मार्केट है, ये दोनों मेटल्स चांदी को इम्पैक्ट करता है। सो एक तरफ से ये एक डुअल प्ले है बिटवीन प्रेशियस मेटल्स और आपका बेस मेटल्स। तो चांदी हाल ही में काफी अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को, और जो अगर हम लोग कॉमिक्स में भी इसका पोजीशनिंग को देखें ऑफ द जो इन्वेस्टर्स है, जो फंड है, उतना स्ट्रेच नहीं है। तो इसके वजह से चांदी में आने वाले दिनों में और तेजी की चांसेस है। हो सकता है ये $35 तक भी जाए इन द कमिंग वीक्स। तो यहाँ पे आपका 1,04,000 1,05,000 तक भी चांदी जा सकता है। मगर एक चीज ध्यान में इसमें रखना होगा, क्योंकि इसमें काफी वॉलेटिलिटी ज्यादा है देन गोल्ड। तो बाय ऑन डिप्स इज अ बेटर स्ट्रेटेजी rather than चेजिंग द प्राइस। जैसे आज गैप अप से ओपन हुआ है, बेटर होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा 1,000 रुपए के एक पुल बैक के लिए वेट करना शाम तक, और फिर उसमें एंटर करना सही रहेगा चांदी। यानी तेजी आपको लग रही है, लेकिन आप करंट लेवल पे ना खरीदें, 1,000 रुपए के पुल बैक का वेट करें, फिर आप एंट्री करें। आपको लगता है कि पोजिशनली 1,05,000 तक भी चांदी जा सकती है। आप बताइए केडिया जी, आपकी राय क्या है चांदी पर? देखिए, अगर हम 15 फरवरी से 15 मार्च तक का अगर व्यू देखते हैं तो वहां पे हमने बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन देखा था गोल्ड और सिल्वर में। अब ये कंसोलिडेशन जब था तो डर भी लग रहा था कि चांदी बार बार में लाख का लेवल छूती है और फिर नीचे आ जाती है। हमने पिछले साल नवंबर में स्टार्ट देखा, लाख का लेवल छुआ और फिर करेक्ट कर गया था। बट मुझे लगता है अभी जिस ढंग से कॉपर 900 के ऊपर, चाइना पिक्चर में है, नो डाउट एक डर जरूर लग रहा है कि वॉर अगर खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी तो खत्म होगी, तो करेक्ट कर जाएगा। बट फ्रैंकली चार्ट पे मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है। हाँ, इससे पहले मेरे को लग रहा था कि कुछ करेक्शन मिल जाए, अभी भी उम्मीद है, क्योंकि आज 1 लाख की चांदी है और उसमें विष्णु जी मुझे लगता है 3-4% तो बड़ा मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब 3-4 हजार ऊपर नीचे कर सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 1,30,000 के लेवल ये साल का पोजिशनली हाई दिख सकता है। एज ऑफ नाउ बिल्कुल बैनर्जी जी से बताया है कि इमीडिएट रेजिस्टेंट जो फेस होगा वो 1,05,000 से 1,06,000 का रहेगा। शॉर्ट की सलाह एज ऑफ नाउ नहीं है। टेक्निकल चार्ट्स पे आप देखोगे तो बार बार दिखाई देगा कि मैं बेचूं, थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए। बट आई थिंक जब तक कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं आता है, अब प्राइजेस 32.5 के ऊपर होल्ड है, जब तक ये होल्ड है तब तक ऊपर में 36 तक का इमीडिएट टारगेट 35.5-36 का लेवल दिख जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में अब 1 लाख की आदत हो जानी चाहिए। मुझे लगता है जब तक प्राइजेस कंसिस्टेंटली अगर हम बात करें 1 लाख के ऊपर मेंटेन है, आई थिंक इमीडिएट टारगेट तो आजकल के लिए, आज की बात करें तो 1,02,000 से 1,02,500 का रहेगा। बट ये हफ्ते में फेड की बैठक भी है, नंबर्स भी आने हैं, तो 1,05,000 तक का लेवल ये वीक में ही अगर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज के लिए इंट्राडे में 99,500 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए 1,05,000 पे या करंट लेवल पे जो 1,02,000 तक का लेवल दिखा देगा। हाँ, अगर जो लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है तो ऑप्शन के जरिए एंटर कीजिए, जहां पे 1 लाख का आप कॉल ले सकते हैं 3,300 रुपए में, जो हायर साइड में मुझे लगता है 3,800 से 4,000 तक का लेवल दिखा सकता है। ये तेजी है और आगे के लिए भी तेजी है, अभी तक दिख रही है। अभी तक तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है हमारे सारे एक्सपर्ट्स को। 1,02,000 आज के लिए टारगेट, और इसी हफ्ते 1,05,000 भी दिख सकता है। आप बताइए मानव, आपकी इंट्राडे के लिए कॉल क्या है चांदी में आज?
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से 1,07,000 के आसपास बाइंग बनती है। जो कल का जो लो था 99,700 के आसपास का, वो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है मेरे ख्याल से। वही का एक अगर उसके नीचे का भी स्टॉप रखते हैं कल के लो के, जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक एक बाइंग की ही तरफ रहना चाहिए। बाइंग की तरफ ही हमें एक उम्मीद रखनी चाहिए। 1,00,000 का एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस है। जब तक अब बहुत समय से मार्केट को उम्मीद थी गोल्ड सिल्वर रेशियो पे, अगर आप देखेंगे गोल्ड के साथ-साथ सिल्वर भी उतना ही बढ़ा है, तो एक ब्रॉड रेंज में अटका हुआ है। हायर रेंज है लेकिन ब्रॉडर रेंज में अटका हुआ है काफ़ी समय से। तो दोनों मेटल्स के लिए एक तेज़ी का संकेत बिल्कुल हम देख सकते हैं। सिल्वर में ऊपर की तरफ 1,02,000 का इमीडिएट टारगेट बनता है इंट्राडे के आसपास। अगर थोड़ी लंबी की बात करें तो 1,00,000 का 5,000 6,000 की भी पॉसिबिलिटी है। चाइना की तरफ से भी उम्मीद, इकोनॉमिक नंबर्स, स्टिमुलस मेजर्स की कमेंट कंटिन्यूस आ रही है। इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी सपोर्ट, तो मेरे ख्याल से चांदी के लिए दोनों तरफ, प्रेशियस और इंडस्ट्रियल की तरफ से सपोर्ट अच्छा है। लेकिन चलिए, सोने चांदी को लेकर आज एक अहम बैठक भी है एफओएमसी की। 2 दिनों की बैठक है। कल ब्याज दरों पर इसका फैसला आएगा। हालांकि बाजार यही उम्मीद लगाकर चल रहा है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा और सीएमई के फेड वॉच टूल के मुताबिक दरें स्थिर रहने की संभावना 99% है। लेकिन फेड की कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। ब्याज दरें तो 4.25 से 4.5% की रेंज में स्थिर रहने की संभावना है, लेकिन कमेंट्री आगे की क्या रहती है ये काफ़ी अहम होगी। महंगाई को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर, ग्रोथ पर कमेंट्री काफ़ी बाजार पर असर डाल सकती है और उसका असर सोने चांदी पर भी होगा। इकोनॉमी की स्थिति और मंदी की आशंका पर भी पॉवेल के बयान देखने वाले होंगे और टैरिफ से इकोनॉमी पर क्या असर होगा ये बयान भी फेड चेयरमैन की तरफ से आ सकता है। हालांकि रुख अभी तक सख्त रहा है तो डॉलर में मजबूती थोड़ी, अगर सख्त रहा तो डॉलर में मजबूती देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल की अगर बात करें, अगर अहम आंकड़ों की अगर बात करें तो फरवरी में सीपीआई 2.8% थे, जो अनुमान से कम थे, जो उनके 2% के टारगेट से बहुत दूर नहीं है। रिटेल बिक्री के जो नंबर थे वो भी अनुमान से कम थे। जॉबलेस क्लेम में बढ़ोतरी दिखी है और जो हाल के कुछ मैन्युफैक्चरिंग नंबर आए थे वो भी कमज़ोर थे। तो ये कुछ अहम आंकड़े हैं जिसको वो डिस्काउंट ज़रूर करेगा और उसके हिसाब से ही नई कमेंट्री बनेगी। मेहमान हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जी है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, शुगर एक्सपोर्ट के साथ शुरुआत करेंगे। कोटा जो 10 लाख टन का है उसमें से अभी करीब 1.5 लाख टन ही चीनी का एक्सपोर्ट हो पाया है। उसमें से भी अभी कुछ चीनी की लोडिंग बाकी है। सर, क्या कोटा पूरा नहीं हो पाएगा क्या? देखिए, ऐसा है कि जो कोटा 1.5 लाख टन का डिस्पैचेस हुई है फिजिकल एक्सपोर्ट, ये जो है 10 मार्च के रिपोर्ट है हमारे रिसर्च। तो ये 10 मार्च के हिसाब से 81,000 टन ही सिर्फ इंडियन सोइल से एक्सपोर्ट हुई है 2 महीने में। और 1.5 लाख टन जो है चीनी मिलों से निकल के पोर्ट की तरफ जा चुकी है। इसमें से 81 गई तो 69,000 टन ट्रांजिट में हो सकता है, पोर्ट पे हो या ऑन द वे हो। ये कोटा पूरा हो सकता था या हो सकता है, दोनों बातें हैं। और इसको थोड़े सा हम ये देख रहे हैं कि जो यूएई की डिमांड आनी चाहिए थी इतने परसेंटेज में नहीं आई है और कुछ माल यहाँ से बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये 4 देश में ही गया है। बाकी देश यहाँ पे अभी तक नहीं आ रहे हैं। और ज्यादा है क्या वो? आप भाव ज्यादा कोट कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर्स, या उनको ज्यादा बाहर से इंपोर्ट करना ज्यादा फायदेमंद है उन देशों के लिए? सर नहीं, देखिए, ऐसा है कि आहिस्ता ने गवर्नमेंट को पहले भी बोला था 2 बार लेटर लिख के कि आप इसको 10 लाख टन की परवानगी मत दीजिए। अगर देनी भी है तो मार्च महीने में दीजिए ताकि पॉलिसी क्लियर रहे, प्रोडक्शन के नंबर भी क्लियर हो जावे। अब क्या हुआ कि इसमें एक क्लोज रहता है कि अगर आप अपनी खुद की चीनी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो आप अपना कोटा स्वैप कर लो। ये जो कोटा स्वैप करने की जो कॉलम है ना, इन्होंने इतने स्पेक्युलेटिव हो गई कि 6 रुपया पर किलो में ऊपर में सौदे हो गए, 5 से 6 रुपया, 5.5 रुपया एवरेज में। तो इसकी वजह से ये पेरिटी नहीं बन रही है। हम ऊंचे भाव बोल रहे हैं वर्ल्ड पेरिटी से, क्योंकि हमने प्रीमियम यूपी और नॉर्थ की मिल जो है उनको पेमेंट दे चुके हैं। अब वो पेमेंट तो हमें वापस मिलने वाला है नहीं। तो ये डिस्पेरिटी जो हुई है, ये जो कोटा बेचने की परवानगी दी गई थी उसकी वजह से हुई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे से ज्यादा, हिंदुस्तान से ज्यादा तो जो रिसर्च एनालिस्ट रहते हैं वर्ल्ड के, उनकी रिसर्च के हिसाब से उन लोग को डर है कि कभी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बैन न कर देगा।
तो उन लोग ने लेना चीनी प्रायोरिटी जो है थाईलैंड और ब्राजील को दी, इंडिया को कम दी है। तो इसकी वजह से ये स्पीड जो है स्लो चल रही है। ओके हमें सर, एक सीधा सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या घरेलू बाजार में दाम जो एक्सपोर्ट कोट कर रहे हैं उससे ज्यादा है या कम है? नहीं, घरेलू में कम है। घरेलू में क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, रिलीज मैकेनिज्म के हिसाब से वो कंट्रोल करती है प्राइस को। ओके हर महीने का कोटा दिया जाता है, आपको उतनी चीनी बेचनी ही है और उसके हिसाब से प्राइस ये की जाती है। एक्सपोर्ट के लिए तो दाम ऊपर है घरेलू बाजार से। और घरेलू बाजार में लेकिन अब जो नंबर क्लियर आ गए हैं, जैसे हमारे आइस्ता के नंबर 258 है, नेशनल फेडरेशन का 259 है, तो ये नंबर से लोगों का विजन आगे का बहुत तेजी का हो गया है। ओके, आगे बहुत तेजी का हो गया, आगे उनको लगता है बहुत तेजी। सर एक नंबर पर मैं एक पूछना चाहूंगा कि 3-3 बार रिवाइज्ड होते हैं, इससे क्या होता है कि आप अगर कोई तैयार कर रहा है, मान लीजिए मैं तमाम एग्री कमोडिटीज़ की यहाँ पर बात करूँ, सिर्फ शुगर की बात नहीं, कॉटन में भी इस तरह के होते हैं कि वो कॉटन में तो 5-5, 6-6 बार रिवाइज करते हैं डाउनवर्ड। पहले आपको लगता है कि माल बहुत ज़्यादा आना है तो लगता है कि तेज़ी नहीं होगी, फटाफट से किसान माल बेच देते हैं, फिर धीरे धीरे डाउनवर्ड रिवाइज होके बहुत नीचे आता है, तब तेज़ी आ जाती थी जब उनके पास माल नहीं रहता। इस तरह की चीजें बहुत होती है मार्केट में सर, तो क्या इस पर लगाम की जरूरत नहीं है? तमाम एसोसिएशन, मैं एस्ट्रा को नहीं कह रहा हूं, इस्मा हो, एनएफसीएसएफ हो या बाकी जो भी एग्री कमोडिटीज है, क्या इस पर लगाम नहीं लगनी चाहिए कि हम पहले बहुत बड़ा नंबर दिखाते हैं फिर धीरे धीरे कम करते आते हैं और 40-40 लाख टन 50 लाख टन का उसमें गैप आता है? देखिए, मैं अपने एसोसिएशन के बारे में बताऊंगा। हमने तो 265 और 258 सिर्फ 7 लाख टन का फर्क तो 2% का ही बताया है और ये हमारा फाइनल नंबर है। ठीक है, अब दूसरी बात जहां तक है कि गवर्नमेंट लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि कोई भी एसोसिएशन कभी भी फरवरी एंड के पहले कोई भी चीनी की एस्टीमेट नहीं निकालेगी, ये एक। दूसरा, सेल्फ डिसिप्लिन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि आप खुद भी कोई पॉलिसी जो है दिसंबर महीने में प्रिडिक्शन किया गया उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है होती है, तो ये होना। और दूसरा क्या होता है कि आखिर गवर्नमेंट माई बाप है और बाकी हम जो एसोसिएशन है वो भाई बहन है, और इसमें सबसे बड़ा भाई अगर जो रहता है घर में, अगर वो गलती करता है तो नजियाना तो पूरे घर को भुगतना पड़ता है। तो माँ बाप अगर भाई अगर ज्यादा चालाकी करे और उसका नुकसान सबसे कमजोर तबका जो किसान है उनको ही होता है। मैं सिर्फ चीनी की बात नहीं कर रहा हूं, अक्रॉस द ये चीजें हो रही है सर, जो एसोसिएशन के फेडरेशन के नंबर आते हैं। विष्णु जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि कोमोडिटीज में अगर आप देखेंगे ना तो दाल, चावल और गेहूं, तो ये एग्रीकल्चर कोमोडिटी में हर एक की ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर गेहूं कम है तो लोग चावल खा के सो जाएंगे, तो पॉवर्टी लाइन वाले। अगर वो चावल नहीं है तो गेहूं खा के सो जाएंगे। चीनी का ऑप्शन कहाँ पे है? बिल्कुल सही चीनी बात का है। कोई ऑप्शन ही नहीं है कमोडिटी में, एग्री कमोडिटी में। बिल्कुल, तो इसको तो कोई ना कोई कंट्रोल में रखना ही चाहिए, जिससे नहीं सर, आपने जितनी भी बात की उसमें सबसे अहम सुझाव ये है कि फरवरी अंत से पहले किसी भी तरह के नंबर नहीं आने चाहिए, इससे स्पेकुलेशन होता है और इसका नुकसान जो सबसे अहम करिए उनको होता है। ये अपडेट आपकी तरफ से बहुत जरूरी था, शुक्रिया सर। तो वक्त कम है सर, चलिए फटाफट से क्रूड और मेटल्स पे बात कर लेते हैं अपने मेहमानों से। केडिया जी 10-10 सेकंड में बताइएगा, 1 मिनट कुल शो में बचे हैं, क्रूड पर आपकी राय। देखिए, कच्चे तेल में मुझे लगता है जो रिन्यूड टेंशन है ईरान को लेकर वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। टेक्निकली भी ओवरसोल्ड में जा चुका है। 5840 पे लेंगे, 5760 का स्टॉप लॉस लेंगे, 5940 का टारगेट रहेगा, लेके काम कीजिए। मानव, क्रूड और मेटल में सिर्फ अपने टारगेट और एसएल बता दीजिएगा। जी, मेरे ख्याल से क्रूड में अगर शुरुआत करें, क्रूड में थोड़ी अभी भी जगह है नीचे में, पर सेल ऑन राइज की जगह रहेगी, तो 5930 के आसपास हम बेचने की रखेंगे। 6000 के नीचे का स्टॉप रहेगा, 5810 का टारगेट रहेगा। सिमिलरली मेटल्स में कॉपर में बाइंग की तरफ ही रहना चाहिए, 902 के पे बाय करेंगे, 899 के नीचे का स्टॉप, 907 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। आप बताइए आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में से, बनर्जी सर? बेस मेटल में से कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर में 925 और एल्यूमिनियम में हो सकता है आने वाले हफ्तों में 280 तक भी वो ऊपर में चला जाए। नियम ज्यादा बुलिश। आखिरी सवाल केडिया जी आपसे, हल्दी पर आज भी तेज है, भरोसा है आपको आगे और तेजी की? 200% भरोसा है। जैसे मैंने सेमिनार में भी कहा था कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हमने 6% की तेजी कल भी देखी है। हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो मुझे दर्शाता है कि 13200 तक का लेवल हम अगले हफ्ते 10 दिन में देख पाएंगे। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है।
मेहमानों का आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया।